जो कोफैक्टर्स होते हैं, ये कोफैक्टर्स बड़े पर्टिकुलर होते हैं, बड़े पर्टिकुलर, है ना। कोफैक्टर्स और पर्टिकुलर फॉर एन एंजाइम। एक एंजाइम के लिए कोफैक्टर बहुत ही पर्टिकुलर रहता है। कोई भी एंजाइम, ठीक है, कैसे? तो एन एंजाइम इफ नीडेड, अगर जरूरत हो, ये देना होगा। एन एंजाइम कैन हैव वन और टू टाइप्स ऑफ कोफैक्टर एफिनिटी। बहुत सारे एंजाइम्स में एक या बहुत सारे एंजाइम्स दो तरह के कोफैक्टर्स एफिनिटी रखता है। अब जैसे देखो कॉपर, क्यूप्रिक Cu2+, ये क्यूप्रिक आयन है। तो क्यूप्रिक आयन आपको मिलेगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में, है ना। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि रेस्पिरेटरी पाथवे का है, उससे ये मिलेगा, या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज में भी मिलेगा। सॉरी, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में ही मिलेगा। वहीं पर अगर जिंक देखें तो जिंक आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज में मिलेगा, है ना। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज में मिलेगा। तो ये एक प्रकार से स्पेसिफिसिटी शो करती है इसकी कि ये कहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। जैसे कि मैग्नीशियम है, बुक में या स्टडी मटेरियल में जाएंगे वहां आपको बहुत सारा मिलेगा। ये मैक्सिमम बहुत इसका लंबा ग्रुप है, हेक्सोकाइनेज है, पॉलीमरेज है, ठीक है, पायरुवेट काइनेज है, मतलब बहुत सारा है इसका, तो सबसे एबंडेंट है। उसी प्रकार से अगर आप फेरस फेरिक देखें, फेरस फेरिक वो आपको मिलेगा साइटोक्रोम में, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में भी ये रहता है उसका कोफैक्टर हिस्सा, और भी बहुत सारे कैटलेज में। ये इस प्रकार से आप एक देखेंगे कि ब्रेन की डिपेंडेंसी होती है ना। जैसे पोटेशियम आयन, K+ आयन, ये आपको मिलेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज में, पायरुवेट काइनेज में। यहाँ पर पायरुवेट काइनेज नहीं है, ये है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, 6-फॉस्फेट काइनेज है। तो इस प्रकार से एक लंबा चौड़ा इसका आपका ग्रुप मिलता है, जिसको आप स्टडी मटेरियल में देखकर या फिर इसमें भी देखकर पढ़ सकते हैं। ये कोफैक्टर्स जो है वो आपका एक प्रकार से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। अब एक टर्म आता है एपोएंजाइम। एपोएंजाइम मतलब होता है प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम है जिसे हम लोग एपोएंजाइम कहते हैं। एक आता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब हो गया एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर और कोएंजाइम जो भी आप लिखना चाहें, कई जगह एक ही टर्म से दोनों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो कोफैक्टर कोएंजाइम्स मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की तरह इसका स्टडी हम लोग करते हैं, है ना। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, होलो एंजाइम्स। इसके अलावा आता है आइसो एंजाइम्स। तो आइसो एंजाइम्स मतलब होता है कि मोर देन वन एंजाइम्स हैव सिमिलर फंक्शन but different chemical composition, different chemical composition and km value। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं, उनके काम करने का तरीका एक ही जैसा होता है, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, वो भी अलग होता है, केम वैल्यू भी अलग होता है। साथ ही साथ ये बोलते हैं दे आर आइसोफॉर्म्स of mRNA formed by
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्लाइसिंग। आप लोग सब स्प्लाइसिंग जानते होंगे कि एक mRNA को स्प्लाइस करके उसके स्पेसिफिक जगह पर कट करके एक फंक्शनल mRNA बनाया जाता है। तो स्प्लाइसिंग के डिफरेंट पैटर्न होने से आपको mRNA का भी आइसोफॉर्म्स मिलता है, देखने को मिलता है, और उससे आप समझ सकते हैं कि कितने प्रकार के आइसोफॉर्म्स जो है वो मिलते हैं, है ना। आइसोएंजाइम्स एग्जांपल भी है इसका, हेक्सोकाइनेज 1 2 3 ग्लूकोकाइनेज, ये सभी क्या है, एक ही परिवार के हैं, काम एक ही प्रकार के करते हैं, लेकिन इनका जो तरीका है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है, केएम वैल्यू है, या mRNA से इनका जो स्प्लाइसिंग होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो इसी प्रकार से आप आइसोएंजाइम्स के बारे में भी सुने हैं और इनको आप देखते हैं। ये सभी जो हो गया एंजाइम्स के बारे में बेसिक चर्चा हो रही है। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं, इसका नाम है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अब नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम हम लोग IUPAC, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्यूरिफाइड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो संस्था है, इसने एंजाइम्स को बायोकेमिस्ट्री के अंदर में क्लासिफाई किया। सबसे पहले जो नाम लिखते हैं हम लोग, उसमें क्या लिखते हैं कि कुछ भी अगर मतलब XXX प्लस एज, ये इसका पैटर्न है लिखने का। ये जो इसका सफिक्स है, एज लगा देने से ये फिर पता चलता है कि वो एंजाइम है ना। प्रोटीएज, लाइपेज, ग्लाइकोजिनेज, पेरोक्सीडेज, ग्लाइकोसाइडेज, कुछ भी अंत में एज लगा होगा, हम सब जानते हैं, इसलिए इसमें बहुत कुछ करने वाला माथापच्ची करने वाला नाम नहीं। इसमें टू नेम सिस्टम सबसे पॉपुलर है। टू नेमिंग सिस्टम जो है, टू नेमिंग बाइनोमियल्स को हम लोग बोल सकते हैं नेमिंग सिस्टम, इसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, अगर इसको हम लोग ध्यान दें तो पहला जो है नाम, फर्स्ट नेम जो है, वह सबस्ट्रेट का होता है या फिर एंड प्रोडक्ट का होता है। ठीक है, ये पहला नाम है, फर्स्ट नेम। और सेकेंड नेम जो होता है वो होता है केमिकल रिएक्शन, और उसके साथ जुड़ जाता है एज। नेमिंग का यही पैटर्न है। कोई भी एंजाइम का नाम लिखना बहुत ही आसान होता है, बशर्ते कि हम ये जाने उसका सबस्ट्रेट कौन है, और कभी कभी एंड प्रोडक्ट के नाम से उसको जाना जाता है, मतलब सबसे लास्ट में खत्म हो रहा है तो उसको उस नाम से, और नहीं तो सामान्यतः सबस्ट्रेट के नाम से ही जानते हैं। अब जैसे देखो, मान लो कि हम बड़ा सिंपल सा एक लें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम लोग को बनाना हो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है और किस प्रकार का क्या चीज है, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, और यहीं पर हम बहुत सावधानी से इसको सीखें। अब देखिए, इसमें एंजाइम का नाम क्या होगा, हम लोग को ये देखना है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, यह है सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट। और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है। अब बात तो समझ में आ रहा है कि इसमें ऐसे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट है। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, यह जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन जो है वह है फंक्शनल आइसोमेराइजेशन। फंक्शनल आइसोमेराइजेशन, फंक्शनल आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये जो सबस्ट्रेट है वो एल्डोज है, और जो उसका प्रोडक्ट है वो उसी का
कीटोज है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप में बदला हुआ है, एल्डिहाइड से कीटोन में चेंज हुआ है। तो अब देखिए एंजाइम का नाम क्या लिखते हैं। सबसे पहले सबस्ट्रेट का नाम लिखते हैं। तो सबस्ट्रेट का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो लिख दिए G6P। और घटना का नाम है आइसोमेराइजेशन, तो आइसोमेरेज ये नाम हो गया। अब इस देखिए इस नाम में ये कितना आसानी से हम लोग इसको सीख सकते हैं। ग्लूकोज 6 phosphate is the name of product, a substrate. Isomerization is the reaction, and the finally suffix is indicating that this is an enzyme. This is very simple to explain. ये टू नेमिंग सिस्टम है, कहीं कहीं वन नेमिंग सिस्टम भी है। वन नेमिंग सिस्टम जो है उसमें भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि सबस्ट्रेट प्लस रिएक्शन प्लस एज एक ही साथ जोड़ दीजिए। जैसे यही एग्जांपल है, ठीक है। इसी एग्जांपल में देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, फॉस्फो लिख सकते हैं इसे 6 फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, ठीक है, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। ये एक वर्ड में हो गया 6 फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। यहाँ पर 6 पोजीशन बता रहा है फॉस्फेट का, ग्लूको पर मतलब ये सबस्ट्रेट हो गया। ये आइसोमर मतलब आइसोमराइजेशन है, फंक्शनल आइसोमराइजेशन है, और अंत में एज हो गया। तो यह भी होता है, बहुत कम देखने को मिलता है सब चीज। ज्यादातर तो 2 नेमिंग सिस्टम है, कहीं कहीं 3 नेमिंग सिस्टम भी है। 3 नेमिंग सिस्टम बेसिकली अब ट्रांसफरेज में देखा जाता है, ठीक है ना। जो ग्रुप ट्रांसफर होता है ना, ग्रुप ट्रांसफर, उसमें लोग इसको देखते हैं। और उसमें पहला नाम होता है सबस्ट्रेट का, फिर दूसरा नाम जो होता है, दूसरा नाम जो है उसके बाद वो होता है प्रोडक्ट का, तीसरा नाम होता है रिएक्शन प्लस रिएक्शन के साथ ए जुड़ा रहता है। मतलब ये पैटर्न है लिखने का, ठीक है ना। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट रिएक्शन एज। अब जैसे मान लो कहीं सिस से ट्रांस या ट्रांस से सिस कर रहे हैं, ट्रांस ए से चेंज करके सिस ए बना रहे हैं, तो यहां पर भी लोग 2 नेम सिस्टम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ट्रांस सिस, ठीक है। अब मान लो कि कुछ भी आप ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफरेज, ठीक है। या अगर आइसोमेराइजेशन कर रहे हो तो जियोमेट्रिकल आइसोमेराइजेशन है। इस तरह से भी लोग लिखते हैं, बट जो सबसे कॉमन तरीका है लिखने का वो यही तरीका है, ये सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। और कोई भी विद्यार्थी हो, मैं हमेशा उसे कहता हूँ, नो नीड टू रट्टा मार द एंजाइम्स नेम। एंजाइम का नाम कभी भी रट्टा मार नहीं करना है। एंजाइम जो है उसका नाम हमेशा ही हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, किस प्रकार का सबस्ट्रेट है, किस प्रकार का रिएक्शन है, उसी से इसका पूरा जो है फिलॉसफी वो देखा जाता है। तो मैं हमेशा मानता हूँ। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखना है। तो जो IUPAC कहता है कि द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स जो है वो है केमिकल रिएक्शन टाइप्स। किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन कंडक्ट होता है उसी के बेसिस पर एंजाइम का नाम होगा। जैसे मैंने पहले बताया था, मान लो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। अच्छा, इसमें क्या है, ये फिक्स्ड रैंकिंग है। नेमिंग में जो है ना फिक्स्ड रैंकिंग है। सबसे पहला क्लास 1, फिक्स है क्लास 1 क्या होगा, तो केमिकल रिएक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, सब लोग पढ़े होंगे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस।
ये क्या कैटलाइज करता है? तो ये कैटलाइज करता है, कैटलाइज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है? लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चूंकि हम लोग तीनों तरह से इसको डिफाइन करते हैं। किसी भी रिएक्शन में अगर ये काम हो रहा हो, लॉस ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, तो वहां पर ये एंजाइम काम करता है ना। अगर पॉपुलर एग्जांपल्स देखना है इसमें जो पॉपुलर एग्जांपल मिलते हैं वो है डिहाइड्रोजिनेज। जितने भी डिहाइड्रोजिनेजेस होंगे इससे बिलोंग करते हैं। ऑक्सीडेजेस, जितने भी ऑक्सीडेजेस हों, रिडक्टेजेस, जितने भी रिडक्टेजेस हों, कैटालेजेस, ये सारे इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला जो क्लास है वो क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब इस रोल नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। सोचेंगे कि छोड़ो पहला क्लास कुछ भी हो अपने मन से लेंगे, नहीं होगा, आईयूपीएसी फिक्स करता है। क्लास 2 जो है उसका नाम है ट्रांसफरेजेस। जैसा कि ट्रांसफरेज अपने नाम से ही बताया है कि कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स, आयंस, कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसलिए जो है एंजाइम वो पार्टिसिपेट करेगा। इसमें जो एग्जांपल होता है वो बड़ा सिंपल नाम से जाना जाता है, जैसे ट्रांसफरेज। कहीं भी ट्रांसफरेज लिख दिए किसी चीज का भी तो काम हो जाता है। या जैसे फॉस्फोराइड ट्रांसफर तो काइनेज, ठीक है। फॉस्फेट ट्रांसफर फॉस्फोराइलेज, ये सब इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्लास से। क्लास थ्री जो है वो है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस तो कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन, किसके बीच में? कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सब सबसे मेन है, ठीक है ना। इन सब को तोड़ने के लिए ये काम हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी का प्रेजेंस वहां होना चाहिए। तो ये जो एंजाइम है, और डाइजेस्टिव एंजाइम, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं सब इसी से बिलोंग करते हैं। माइलेजेस, प्रोटीएजेस, डीएनएज, आरएनएज, जो भी हैं सब इसी से बिलोंग करते हैं। तीसरा ये तीन क्लास हो गया। अब क्लास नंबर 4 आता है। क्लास 4, क्लास 4 का नाम है लाइएज। बस जो हाइड्रोलिसिस है उसमें पानी के जगह पर कोई पानी यूज नहीं हो तो हो जाएगा। कैटलाइज द breakdown covalent bonds in the absence of water। पानी के एब्सेंस में अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइएजेस कहते हैं, है ना। इसका बहुत सारे एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे लाइज खुद ही नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एल्डोलेज इससे ग्रुप से बिलोंग करता है। ये सभी यही से इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। क्लास 5, आइसोमराइजेशन की चर्चा हो रही थी, तो आइसोमरेजेस, ठीक है। और ये आइसोमरेज जो हैं ये कैटलाइज करेंगे, कैटलाइज आइसोमेराइजेशन प्रोसेस, आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस, कोई भी आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस हैं उनको ये कैटलाइज करेगा। और इसमें एग्जांपल भी आते हैं, जैसे आइसोमेरेज खुद ही,
इस काम से आता है फॉर फंक्शनल आइसोमराइजेशन, ये यूज होता है। म्यूटेज हो गया पोजिशनल आइसोमराइजेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉमन टर्म्स यूज किए जाते हैं। और फंक्शनल आइसोमराइजेशन हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन हो गया, आइसोमेरेज ही यूज किया जाता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल एक्सेट्रा, इसके अंदर और भी ग्रुप आते हैं, ये सभी आइसोमेरेज से बिलोंग करते हैं। और अगला जो लास्ट जो क्लास है इसका, क्लास 6, उसे हम लोग लैगेज कहते हैं। लैगेजेस ये क्या है? एडिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स को करता है, एंड कंज्यूम एटीपी। इसमें एटीपी भी खर्चा करता है ये। इसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है डीएनए लिगेज, एक बहुत कॉमन पॉपुलर एग्जांपल है। ये सभी अलग अलग क्लासेस हैं, और इसी क्लास को सेटिंग करके सारे एंजाइम्स का नेमिंग किया जा रहा है। अभी भी नए नए एंजाइम्स मिल रहे हैं, उनका नेमिंग उसके केमिकल फॉर्मेट में ही किया जा रहा है। जिस प्रकार का केमिकल बिहेवियर, उस प्रकार का इनका नेमिंग पैटर्न, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए हम लोग को। इसी चीज को हम लोग को पढ़ना होता है। तो बेसिक जो है वह बेसिक एक प्रकार से हम लोगों ने अभी खत्म किया है। अब जो है हम लोग कैटालिसिस को कैसे डिफाइन करते हैं, सब लोग को याद होगा कैटालिसिस। तो कैटालिसिस में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई इसमें रेट जो होता है इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन टू अचीव एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। हम इसमें इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ताकि हम रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो है उसको हम अचीव कर सकें, है ना। और ये इसके काम करने में क्या होता है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को घटाते हैं। और साथ में क्या कहता है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट हेल्प टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फॉर्मेशन of the substrate to minimize the reaction demand, to minimize the energy demand। इसको हमने डायग्राम से समझाया था। क्या कह रहा है भाई कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है इतना कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन आ जाए। इसके लिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी घटाना पड़ता है। ये कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन सबस्ट्रेट के कॉन्फॉर्मेशन में इस प्रकार से बदलाव करता है, उसका जो नेट एनर्जी डिमांड है वह उसका घटे, है ना। तो यही चीज हम लोग इसको हमेशा बताते हैं। अब यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज फंक्शन, इसका फंक्शन है ऑफ इट्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। रेट ऑफ रिएक्शन किसका फंक्शन है, तो फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो एक्टिवेशन करने के लिए हमको फ्री एनर्जी लगाना पड़ता है। अब एनर्जी के टर्म में सब चीजों को समझाना पड़ेगा। ये फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, जी फॉर गिब्स फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट में। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करता है, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कितना आपके पास फ्री एनर्जी है जिससे कि आप चीजों को एक्टिवेट कर सकते हैं।
उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन है। अब सोचो, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हमको एक एक्स खरीदना है, इस एक्स का 10 रुपया दाम है। मेरे पास जो फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, मतलब जो एनर्जी है मेरे पास, वो 10 रुपया है। तो हम कितना खरीद सकते हैं? एक, वहीं पर ये 100 रुपया हो जाए। ये कितने खरीद सकते हैं हम लोग? 10, फ्री ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 1000 हो जाए। ऐसा कैसे, कितना रिएक्शन कंडक्ट कर सकते हैं? बात समझ में आ गई कि तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा या घटेगा, उसी अनुपात में रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा और बढ़ेगा। तो ये जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैटालिसिस का आता है। अब है कि जब एंजाइम काम करता है, जब ये एंजाइम्स काम करते हैं, तो कितने तरह के कैटालिटिक मैकेनिज्म जो है वो होता है, टाइप्स ऑफ कैटालाइटिक मैकेनिज्म्स, है ना। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो होता है एसिड बेस कैटालाइसिस, एसिड बेस कैटालाइसिस। दूसरा जिसमें टाइप है वह है कोवैलेंट कैटालाइसिस, कोवैलेंट कैटालाइसिस। तीसरा जो है इसमें वह है मेटल आयन कैटालाइसिस। चौथा जो इसमें वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैटालाइसिस, है ना। पांचवा जो है इसमें वह है प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट कैटालाइसिस। यदि हम इनको नहीं सीखेंगे, इनके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे, तो एंजाइम हमारे लिए एक हमेशा चुनौतीपूर्ण ही विषय रहता है। और मैं ऐसा मानता हूं, मेरा जो अनुभव है उसमें मुझे इस बात का एहसास होता है कि विद्यार्थी एंजाइम्स में उलझे हुए ही रहते हैं। एंजाइम्स में, अच्छा, एंजाइम का भी है, 3 पैटर्न में एंजाइम को पढ़ा जाता है। एक ये सारा बेसिक्स, है ना, कोवैलेंट इसका क्या है, टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, नेमिंग क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कैटलिस्ट का। दूसरा होता है केमिकल काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो केमिकल काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम में रेट ऑफ रिएक्शन, मिचाइलिस मेंटेन इक्वेशन, बर्न ग्राफ, उसके ये सभी हो गए। और तीसरा जो होता है उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होता है कि एंजाइम कैसे काम कर रहा है, कैसे वो अलग अलग रिएक्शंस को करता है, किस प्रकार से वो केमिकल रिएक्शंस को कंडक्ट करता है, ये सभी। तो आप समझे कि स्टूडेंट्स जो होता है, अगर स्टेप वाइज नहीं चीजों को पढ़े, उसके लिए बड़ी मुसीबत और चुनौतीपूर्ण बातें होती हैं इन सबको सीखना। अब सबसे पहला जो हमारा है इसमें वो है कोवैलेंट कैटालिसिस। कोवैलेंट नहीं, एसिड बेस। अब सोचो, अगर हम एसिड बेस कैटालिसिस पढ़ रहे हैं सब लोग, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। बड़ा एकदम सिंपल अगर डेफिनेशन करें, सिंपल डेफिनेशन, सिंपली डिफाइन करें तो क्या बोलते हैं कि एक एसिड जो है उसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि टेंडेंसी लूज प्रोटॉन। बड़ा ये बेसिक पढ़ते हैं हम लोग। और बेस के लिए क्या कहते हैं? टेंडेंसी टू गेन प्रोटॉन। बड़ा एकदम सिंपल सा एस प्लस साइन कि कोई भी एसिड होगा उसमें प्रोटॉन लूज करने का होगा, और कोई भी अगर बेस है तो उसको गेन करने का होगा, टेंडेंसी। अब आप देखें कि अगर HCOH ये अगर फॉर्मिक एसिड है तो इसके पास टेंडेंसी होगा प्रोटॉन लूज करने का। H
COO माइनस चार्ज प्लस एक प्रोटॉन, ये इसके हालात होंगे। ठीक है, तो ये जो है अभी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये टूटेगा तो एक वीक बेस में टूटेगा। ये एक वीक बेस है और ये प्रोटॉन है। इस तरह का जो भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन इसमें ये काम हो रहा है, उससे हम लोग एसिड बेस कैटालिसिस द्वारा ही स्टडी कर सकते हैं। अगर एसिड बेस कैटालिसिस का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बहुत मुश्किल है कि हम उसको समझ सकें। चलिए मैं आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल समझाता हूं, लेकिन मेरी आप सब से गुजारिश है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के 10 मिनट कम से कम बेसिक्स ऑफ एसिड बेस जरूर पढ़ें। निश्चित रूप से उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, है ना। देखो एक कंपाउंड बना रहे हैं हम, ठीक है। देखो इसे हम लोग CH3 ही कहते हैं, लेकिन इसको मैंने अलग तरीके से लिखा है CH3, ये CH3 है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ला नीचे में, ये CH3 है। यह एक कीटो कंपाउंड है। क्या है यह? कीटो कंपाउंड। क्यों उसको कीटो कंपाउंड कहते हैं? क्योंकि इसमें यहाँ पर कीटोन है। इस तरह एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, जैसे पायरुवेट एक कीटो कंपाउंड है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट ये भी कीटो कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसीटेट ये भी कीटो कंपाउंड है। इन सब में कीटो ग्रुप रहता है। इस कीटो से हमें इसको इनोल में चेंज करना है, ठीक है। इनोल, ये हो गया R, ये हो गया C, ये हो गया CH2, ये हो गया OH और ये डबल बॉन्ड। अब आप गौर करेंगे कि जो कीटो ग्रुप है वहां पर OH आ गया है, ओल, और जहां कार्बन और नीचे वाला कार्बन में सिंगल बॉन्ड था वहीं पर अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन। इसको लोगों ने कहा ENE, इन ग्रुप। और अल्कोहल को क्या कहते हैं, ओल, तो हो गया ओल, इसका नाम पड़ गया इनोल, इनोल कंपाउंड। देखिए नाम कैसे छुपा हुआ, इन है ना, ENE से लिया EN, एंड उधर से अल्कोहल से लिया OL और नाम पड़ गया इनोल, ठीक है। जब भी इस तरह का कोई रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये कीटो से इनोल ग्रुप है। इस तरह का एग्जांपल हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम में कई जगह पढ़ते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स, इमिनो एसिड्स, ये एक अमाइनो इमिनो का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कीटो ग्वानिन, इनोल ग्वानिन। जैसे अमीनो एडेनिन, नाइट्रोजनस बेस है, अमीनो इमिनो एडेनिन। आपको कई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। अब इस तरह के रिएक्शंस को जहां पर कि अमीनो इमिनो कीटो इनोल हो रहा है, कैसे इस पूरे रिएक्शन को कंडक्ट किया जा सकता है, कैसे इस पूरे रिएक्शंस को रेगुलेट किया जा सकता है, कैसे रिएक्शन होगा। हम अपने लिए अगर बड़े सिंपल लेमैन लैंग्वेज में चीजों को समझने की कोशिश करें, सर यहाँ पर जो है कीटो कंपाउंड में बड़ा सिंपल सा हुआ है सर
ये जो हाइड्रोजन है, अरे रे रे, तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ। हम लोग कह रहे हैं कि सर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सर उठकर यहां चला आया है ऑक्सीजन के पास, और सर ये जो डबल बॉन्ड है, यह डबल बॉन्ड उठकर चला आया है इस कार्बन कार्बन के बीच में। यही दिख रहा है हमको। बट इस पूरे प्रोसेस में बहुत तरह के परिवर्तन देखने का मौका हम लोग को मिलता है ना। और यह बिना एक जनरल एसिड कैटालिसिस या जनरल बेस कैटालिसिस के बिना नहीं हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले